नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। कल हमने महत्वपूर्ण 59 प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न 60 से आगे बढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न 60 है हमारा, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो किसने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल? आज हम महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी जल्दी करेंगे ताकि समय को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। अच्छा, इसे आप इस प्रकार से ट्रिक बनाकर याद भी रख सकते हैं कि श्रृंगार तो पूरा विश्व ही करता है, कोई एक दो लोग तो करते नहीं हैं। तो श्रृंगार काल कहा है किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। प्रश्न 61 है हमारा, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इससे संबंधित प्रश्न पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने हल किया है। तो किसकी प्रेमिका का नाम सुजान था? तो है घनानंद जी। प्रश्न 62 है हमारा, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? अब यह जो पंक्तियां हैं किससे संबंधित कही गई हैं? बिहारी की सतसई से संबंधित, क्योंकि बिहारी की सतसई कैसी है? श्रृंगार परक कविता है। तो ये पंक्तियां किस आलोचक ने कहा है, किसके संदर्भ में? बिहारी सतसई के संदर्भ में कहा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 63 है, रीतिकाल के सर्वांग निरूपण कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। पहले प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए कि रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि कौन है? जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों, अब काव्य के समस्त अंग मतलब जिन्होंने रस, अलंकार, छंद, इन काव्य के जो अंग हैं उन सभी के विषयों में जिन्होंने लिखा है उन्हें कहा है सर्वांग निरूपक कवि। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती हो? तो कुलपति मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 दिया है देव, मतिराम या चिंतामणि। तो जैसे कि आप जानते हैं चिंतामणि ने तो लिखे ही हैं, देव ने भी लिखे हैं और कुलपति मिश्र ने भी सर्वांग निरूपक काव्य लिखे हैं। तो कौन है जो नहीं है? वो है मतिराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 64, फागु की अभिरन मेह गही, गोविंद ले गई भीतर गौरी, इसके रचनाकार कौन है? ये पंक्तियां दी गई है और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं पद्माकर। आगे है प्रश्न 65, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन है प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कविप्रिया या जग विनोद। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? जग विनोद। आगे है प्रश्न 66, प्रश्न 66 में दिया है, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन दिया है गुंजन, ग्राम्या, पल्लव या फिर युगांत। तो किसमें प्रकाशित हुई थी उनकी परिवर्तन नाम की जो काव्य संग्रह है वो किसमें प्रकाशित हुई थी? वो हुआ था पल्लव में। प्रश्न 67 है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण का, कृतिवास रामायण का, रामचरितमानस का या विष्णु पुराण का? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा, कृतिवास रामायण, जो कि कौन सी भाषा में लिखा गया? बांग्ला भाषा में। प्रश्न नंबर 68 है हमारा, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। तो कौन था जो अरविंद दर्शन से प्रभावित था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो कौन प्रभावित था? वो थे सुमित्रानंदन पंत जी।
प्रश्न नंबर 69 है, हरियोध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हरियोध की प्रिय प्रवास से संबंधित सभी बिंदुओं को थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हरियोध की प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी हिंदी में लिखी गई पहला क्या है, महाकाव्य, और इसमें सर्ग कितने हैं, 17 सर्ग हैं इसमें। प्रश्न 70 है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। ये निराला के अपने शब्द हैं कि मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकते हैं। तो दोहा छंद, रोला, चौपाई या फिर कवित्त छंद। तो निराला के अनुसार कवित्त छंद पर मुक्त काव्य क्या होंगे, सफल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 71, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें सबसे उचित जो है वह क्या है, ऑप्शन नंबर 3, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। और कई बार पूछा जाता है कि कामायनी के जो सर्ग हैं उनके शुरुआती कौन है और उनका आखिरी सर्ग कौन सा है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं कि कोई भी जब चिंता होती है तो चिंता जब हम करते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, लेकिन जब वो चिंता खत्म हो जाती है तो हमें बहुत आनंद आता है। तो कामायनी के जो सर्ग हैं वह चिंता से शुरू होकर आनंद पर खत्म हो जाते हैं। तो इसका 71 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 72 पर। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। तो छायावाद के संबंध में सबसे पहले अपने लेख को किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा या मुकुटधर पांडे। तो कौन है जो सबसे पहले लेखक हैं, वो है मुकुटधर पांडे। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्यधारा पर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 73, तो किस पर प्रभाव दे, कौन सी काव्यधारा थी जिस पर अंग्रेजी की स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव पड़ा, तो थी छायावाद। स्वच्छंदतावादी मतलब हो गया कि जहाँ पर कभी किसी बंदिश में नहीं था, उसे कविता लिखने के लिए किसी नियम को फॉलो नहीं करना था कि हमें इसी प्रकार से लिखना है। कवि के विचार में जो आया, जिस प्रकार से आया, उसने उसी प्रकार से कविता की रचना कर दी। स्वच्छंदता मतलब आज़ादी, जिसे सोचने की और लिखने की आज़ादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74 प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, सही कृत क्रम को पहचानिए। पल्लव गुंजन युगांतवाड़ी, पल्लव युगांत गुंजन या युगवाड़ी, गुंजन पल्लव युगांत या युगवाड़ी, या पल्लव गुंजन युगवाड़ी या युगांत। तो इसमें सही क्रम क्या होगा हमारा, पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाड़ी। प्रश्न नंबर 75, हिमकरीटनी किसकी रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी, हरियोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सोहनलाल द्विवेदी। तो हिमकरीटनी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 पर। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस पर और याद रखिएगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है छायावाद को, तो वो कहा है नागेंद्र ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 77 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं उनके रचनाकाल का युग्म सही नहीं है। ये जो रचनाएं दी हैं उसके सामने उनके रचनाकार भी लिखे गए हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो जैसे कि दिया है आपको, कविता कौमुदी,
राम नरेश त्रिपाठी, तो ये तो राम नरेश त्रिपाठी की ही है। हिमकरितनी अभी अभी हमने पढ़ा था, माखनलाल चतुर्वेदी की है। हल्दी घाटी जो है वो भी श्याम नारायण पांडे जी की ही है। और फिर दिया है रसवंती सिया राम शरण गुप्त, तो रसवंती सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि ये दिनकर की है, तो सही युग्म ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 78 पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो हमें बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है, ना कि कब उन्होंने लिखी है। तो 78 का जो उत्तर होगा वो होगा सही अनुक्रम गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, तो उनकी काव्य कृतियों को हमें सही क्रम में लगाना है 79 में। तो उनकी पहली काव्य कृति क्या है? कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 80 पर। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी, तो वो कौन सी काव्य कृति थी? पल्लव, साकेत, जौहर या परिमल। तो साकेत तो आपको पता है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित द्विवेदी युग की है, तो ये तो होगा नहीं, और परिमल और जौहर भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? पल्लव। आगे बढ़ते हैं मुक्त छंद के प्रेरणा कौन है? तो मुक्त छंद को मानने के लिए सबसे पहले आगे आए थे हमारे सामने निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 82 है। कविता में रहस्य दर्शन से भरपूर अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? चलिए, तो इसका उत्तर क्या है? महादेवी वर्मा। इन्हें रहस्यवादी कवयित्री भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83 पर। प्रश्न नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? यहाँ पर नहीं पर विशेष ध्यान देंगे कि कौन सी है जो निराला की नहीं है। तो अनामिका तो निराला जी की है, परिमल भी है, गीतिका भी है। कौन सी नहीं है? वो है निशीथ। प्रश्न नंबर 84 है। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? संस्मरण, काव्य, उपन्यास, निबंध या? तो हमारे सामने ऑप्शन दिए हैं 4, और सही उत्तर क्या होगा कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? काव्य है यह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है। युग की धारा, नींद के बादल, आग का झरना या युगधारा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा सही, युगधारा। और युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 पर। अपराजिता के लेखक हैं, तो अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता के जो लेखक हैं वो है अंचल, और अंचल जी का पूरा नाम क्या था? रामेश्वर शुक्ल अंचल। आगे बढ़ते हैं। रश्मिलोक के रचयिता हैं, तो रश्मिलोक के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या हरबंस राय बच्चन। तो रश्मिलोक के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88। इनमें कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो जैसे कि दिया है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर चढ़कर। तो अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, लेकिन हरी घास पर चढ़कर
ये किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, तो ये धर्मवीर भारती की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या धूमिल? तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि अंधेरे में कविता किसके द्वारा लिखी गई है? मुक्तिबोध जी के द्वारा। और ये कैसी कविता है? एक लंबी कविता है ये। ओके, आगे प्रश्न में यही दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, ये काफ़ी लंबी कविता मानी जाती है कि लंबी कविता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 91। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? अगर इस प्रकार का प्रश्न है, और ये तो पूछा नहीं गया कि दूसरा, तीसरा या चौथे से संबंधित, बस इतना ही पूछा है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है, तो तार सप्तक में। क्योंकि पहले वाले सप्तक को कोई पहला नाम नहीं दिया गया, उसे पहले वाले सप्तक को बस तार सप्तक ही बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 में है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 में कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया, अरे ओ करुणा प्रभा में, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख और चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा तो आपको पता ही है, प्रसिद्ध कविता है मुक्तिबोध की, है ना। और अरे ओ करुणा में प्रभाकर किसकी है? अज्ञेय की है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो हमारे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कूट वाले दिए होते हैं ये तब हमारे सही होते हैं यदि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 2 भी यदि हमें आते हैं तो ज़्यादातर हमारी संभावनाएं हो जाती हैं कि हमारा उत्तर सही लगेगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? भारत दूरदर्शा भरतेंदु हरिश्चंद्र की है, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्राश्चित जयशंकर प्रसाद की है, ये भी सही है। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर की है, ये भी सही है। लेकिन कबीरा खड़ा बाजार में यह सही युग्म नहीं है, क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? भीष्म साहिनी की, ना कि लक्ष्मी नारायण लाल की। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 94 में दिया है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग या फिर द्रौपदी? तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक शीलवती सुरेंद्र वर्मा के इस नाटक की पात्र है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? माधवी दूधनाथ सिंह की, या फिर द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय की, या फिर मृदुला गर्ग की एक और अजनबी? तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? माधवी। आगे बढ़ते हैं, स्वदेश दीपक की रचना है आधे अधूरे, बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में। तो कबीरा खड़ा बाजार में अभी हमने पढ़ा था कि भीष्म साहिनी की है, बकरी आपको पता है भरतेंदु जी की है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? कोर्ट मार्शल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 97। प्रारूपण का अर्थ है, प्रारूपण का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्तक्षरित पत्र, या फिर सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, या फिर प्रार्थना पत्र। प्रारूपण मतलब होता है कि कोई रूपरेखा एक तरीके की तैयार करना। तो रूपरेखा किसकी तैयार की जाती है?
एक कच्चा मसौदा भी उसे कह सकते हैं, तैयार करना। तो किसका हो सकता है ये? सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, मतलब एक रूपरेखा तैयार करना। प्रारूपण मतलब होता है किसी कार्य से संबंधित कोई रूपरेखा तैयार करना, लेकिन वो पक्के तौर पर नहीं, एक कच्चा मसौदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? अब ये जो प्रश्न है, मेरे ख्याल से ये सारे प्रश्न जो अभी दिख रहे हैं सामने, ये प्रयोजनमूलक हिंदी से हैं, और या खासकर अभी जो हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये खासकर महत्वपूर्ण है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा पीजीटी वालों। प्रश्न नंबर 98 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? नवीनता, संक्षिप्तता, अस्पष्टता या विरोधाभास। यदि मान लीजिए आप समाचार पत्र लेखन कर रहे हैं तो उसमें नवीनता तो होनी चाहिए। नवीनता मतलब नए नए शब्दों का, नए नए शब्द होने चाहिए, वे घिसे पिटे पुराने शब्द नहीं होने चाहिए। तो चलिए नवीनता होनी चाहिए। संक्षिप्तता भी होनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें। और अस्पष्टता भी होनी चाहिए, मतलब ऐसे शब्दों का चयन होना चाहिए जिसका मीनिंग समझ में आए, आप क्या कहना चाहते हैं वो अस्पष्ट हो, है ना। तो क्या नहीं जुड़ा है? वो है विरोधाभास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 में दिया है, रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। अब अगर रेडियो लेखन कर रहे हैं तो आपको पता है उसमें देखने वाली चीज़ें तो है नहीं, वो सुनने वाली चीज़ है, तो सुनाने वाली चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसा है तो संगीत पे तो ध्यान दिया ही जाएगा, आलेख भी अच्छा होना चाहिए और सूत्रधार की ध्वनि भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्या है जो आवश्यक नहीं है? तो नहीं हमारा हो जाएगा मंच सज्जा, है ना, क्योंकि मंच की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना रेडियो लेखन के लिए, तो मंच सज्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 99 में हमारा उत्तर क्या होगा? 2, मंच सज्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 हमारे सामने है, दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। तो जो दूरदर्शन अक्सर हम टीवी देख रहे होते हैं तो उसमें किस प्रकार के विज्ञापन जो होते हैं वो प्रतिबंधित होते हैं? ज्ञानवर्धक सूचनाएं तो प्रतिबंधित होंगी नहीं, उससे हमें जानकारियां मिलती हैं। सरकारी योजनाएं ये भी नहीं होंगी। हिंसा एवं यौन प्रसंग या फिर स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां, तो इनमें जो ज्ञानवर्धक सूचनाएं ही आवश्यक हैं। सरकारी योजनाएं भी दूरदर्शन के माध्यम से बहुत हद तक हमें पता चलती हैं, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां भी हमें पता चलती हैं। तो हिंसा एवं यौन प्रसंग जो होते हैं वो दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 101। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा या संसद। तो जब भी आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द का चयन करने के लिए कहा जाए तो आप उन शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ देंगे तो बहुत ही सटीक आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसे आपको दिया है किताब, तो किताब मेज पर रखी है, तो यहाँ पर रखी आ रही मतलब ये तो स्त्रीलिंग हो गया। गंगा बह रही है तो स्त्रीलिंग हो गया। संसद चल रही है, संसद मतलब क्या होता है? सभा या मीटिंग कोई, तो संसद जो है चल रही है अभी, या मीटिंग हो रही है तो ये भी स्त्रीलिंग हो रहा है। तो सूची पत्र बना लिया है ना, जैसे सामान का एक की सूची क्या किया है? बना लिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? सूची पत्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 102, 102। प्रश्न नंबर 102 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे कहानी सुनाई जाती है तो स्त्रीलिंग है। मानी मतलब बात को मानी जाती है या बात माना जाता है, तो हम नहीं कहते हैं, बात मानी जाती है। रानी तो है ही है। यहाँ पर पानी, ऑप्शन नंबर 1, पानी बह रहा है, तो बह रहा है क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया, तो इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 103, करण कारक किस वाक्य में है? तो कारक आप सभी को याद करके रखना है, कारक के जो विभक्तियां हैं वो भी याद रखिए, ताकि आपको संस्कृत में भी और हिंदी में
दोनों में ही काम आएगा ये कारक की विभक्तियाँ। अब जैसे दिया राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब करण कारक का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हेल्प में ली गई चीज। लिखने का काम किससे किया जा रहा है? कलम से। तो ये क्या हो गया हमारा? करण कारक। प्रश्न नंबर 104, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक। अब आधार सूचित कौन करता है कि क्रिया किस आधार पर हो रही है? अपादान मतलब आपको पता है, जहाँ पर से का प्रयोग अलग के रूप में, दूरी के रूप में दिखाया जाए। संबंध आपको पता है काकी के होते हैं। और संप्रदान कारक होता है मतलब जहाँ पर किसी के लिए कुछ किया जाए, जैसे माँ बच्चे के लिए चॉकलेट लाई, तो किसी के लिए यदि कुछ किया जाए तो संप्रदान कारक हो जाता है। और अधिकरण कारक होता है क्रिया का आधार, मतलब जो क्रिया है उसका आधार, किसी चीज़ के ऊपर कुछ होना, किसी चीज़ में कुछ होना। जैसे किताब मेज पर रखी है, तो किताब के रखने का जो आधार है वो क्या है? मेज है। तो मेज पर क्या होता है? किसमें आता है? अधिकरण में। अधिकरण में क्या आता है? में और पर, या फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, में पर ऊपर अधिकरण। तो 104 का सही उत्तर क्या होगा हमारा? अधिकरण। 105 है, में दिया है पवन का शुद्ध संबंध विच्छेद कीजिए। संबंध विच्छेद या संधि विच्छेद भी हम कह सकते हैं। तो पवन का क्या होता है? पो प्लस अन, पो प्लस अन, पवन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 106, किस शब्द में व्यंजन संधि है? अब आपको संधि पता है कि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि वो होती है जहाँ पर स्वर और स्वर के मिलने से संधि विच्छेद हो, वहाँ पर स्वर संधि होता है। और व्यंजन होता है जहाँ पे स्वर या व्यंजन भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर दिया सज्जन 1 में, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया परोपकार, ऑप्शन नंबर 3 में दिया विद्यालय, 4 में दिया इत्यादि। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? सज्जन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 107 पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? अब स्वर मतलब वो होता है जहाँ पर स्वर और स्वर के मिलने से संधि विच्छेद हो, तो वहाँ पर होता है स्वर संधि। ऑप्शन दिया है नमस्कार, जगदीश, दुर्लभ या फिर भानुतय। तो सही ऑप्शन होगा हमारा भानुतय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 108। अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? अन्वीक्षा मतलब अनु प्लस इक्षा, अनुवीक्षा। आगे है 109 में, नील गाय में कौन सा समास है? समास से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो समास को भी पढ़ लेंगे। नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व। तो नीली है जो गाय, नील गाय अर्थात नीली है जो गाय। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 110 में दिया है पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ते। तो पत्तों से बनाई गई कुटी या पत्तों की कुटी। अब समास सबसे पहले आपको दिया है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका तत्पुरुष समास। जब भी तत्पुरुष समास वो होते हैं जहाँ पर समास जब हम विग्रह करते हैं, तो यदि कारक आते हैं बीच में, बहुत ही आसान तरीके से याद रखिए कि कारक जो होते हैं हमारे, जब हमारे समास विग्रह करते हैं और यदि उसके अंदर कारक आते हैं तो हमेशा क्या होते हैं? तत्पुरुष समास। कई बार ये भी दे दिया जाता है कि कौन सा तत्पुरुष समास है ये, कर्ता है, कर्म है, करण है, अधिकरण है, संप्रदान है, तो कौन सा है? तो जो उनकी विभक्तियां हैं उन्हें याद करके रखिए, जैसे कर्ता ने, कर्म को। तो इस प्रकार से उनकी विभक्तियों को जब याद करके रखेंगे तो आपको समास निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पे पर्ण की कुटी मतलब पत्तों की, अब की आ रहा है मतलब क्या है? संबंध कारक है ना, तो इसलिए तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष
हो जाएगा आपका समास। आगे बढ़ते हैं 111 पर। 111 में दिया है सदगति शब्द में समास होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 112। जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हों उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा समास जिसके पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो दोनों ही पद समान हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं द्वंद्व समास, है ना। जिनमें द्वंद्व हो, ये आप ना बता सके कि पहला पद विशेष है या दूसरा पद विशेष है, जिसमें दोनों ही पद अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, दोनों ही पद विशेष हो, उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 113। आकाल से पीड़ित में समास होगा या अकाल पीड़ित में समास होगा। तो अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित या भूख से पीड़ित। अब से आ गया, से लगाने से कौन सा समास हो जाएगा हमारा? ये तत्पुरुष समास। क्योंकि समास मैंने बताया कि तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? जहाँ पर कारक आते हैं। अब अकाल से मतलब भूख से पीड़ित, है ना, तो तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 114। जय पराजय में कौन सा समास है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पीछे पढ़ा था कि जय और पराजय मतलब ऐसा शब्द जिसके उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही समान हो उसे क्या कहेंगे हम? द्वंद्व समास, है ना। तो जय और पराजय दोनों ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा समास यहाँ पर सही? द्वंद्व समास। आगे है प्रत्यय रहित शब्द बताइए। जितना हमारा साहित्य इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा व्याकरण भी इम्पोर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए व्याकरण का भी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। 115 प्रश्न पर प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या अनुवाद। तो अब यहाँ पर जो मर्मज्ञ है उसमें भी प्रत्यय है, वैज्ञानिक में भी है एक प्रत्यय आ रहा है, कृपालु में भी आलू प्रत्यय आ रहा है ना, कृपालु आलू प्रत्यय आ रहा है। तो किसमें है जो प्रत्यय नहीं आ रहा है? प्रत्यय रहित बताना है, ठीक है। तो वो कौन सा है हमारा? अनुवाद, क्योंकि ये दोनों शब्द हैं, अनु प्लस वाद, यहाँ पे प्रत्यय नहीं आ रहा है। आगे है हमारा प्रश्न 116। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? निकले। अब जैसे यहाँ पे दिया है कूप मंडूक मतलब होता है मेढक। जो मेढक होता है वो जिस कुएं में रहता है वो उसे ही अपना संसार समझता है, वो अपनी दुनिया उसे समझता है, उसे लगता नहीं है कि इसके बाहर भी कुछ दुनिया है। तो कूप मंडूक मतलब सीमित ज्ञान तक रहने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास जो ज्ञान है और उसी को अपना ज्ञान का भंडार समझ रहा है कि इसके आगे तो कुछ ज्ञान होता ही नहीं। तो सीमित ज्ञान में रहने वाला व्यक्ति जो है उसे कहते हैं कूप मंडूक। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 117। 117 में दिया है प्रतिदिन में समास। अब प्रतिदिन में समास सबसे पहले दिया तत्पुरुष समास, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व। तो प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव। अव्ययभाव समास वो होते हैं जो किसी भी कारण परिवर्तित नहीं होते, अव्ययभाव, जिनका व्यय नहीं होता किसी भी कारण। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन शब्द का प्रयोग करके देख लीजिए। अब मैं जैसे स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूं, और अगर यहाँ पर कोई शिक्षक रहे तो वो भी यही कहेगा कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो लिंग वचन के कारणों से जिनमें परिवर्तन ना हो उन्हें हम कहते हैं अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा हमारा प्रतिदिन मतलब अव्ययभाव समास। प्रश्न नंबर 18 में दिया है 118। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, या इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा भरपेट मिठाई खाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 119 में दिया है
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखिए। मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण या मनवीकरण। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा हमारा? मानवीयकरण। प्रश्न 120, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पर ज्योतिषाना को ही 4 प्रकार से लिखकर दिखाया गया है और पूछा गया कि कौन सा सही होगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, कुछ शब्दों का अभ्यास जरूर कर लीजिए, जैसे आशीर्वाद, ज्योत्सना, उज्ज्वल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 121, प्रश्न 121 में दिया है मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमें वाच्य बताने हैं कि कर्मवाच्य है, कृत्यवाच्य है या भाववाच्य है। तो मरम वचन जब सीता बोला, तो यहाँ पर हमें वाच्य बताना कि कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर भाववाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कृत्य, कर्म और भाव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 122, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोसा या हतोत्साह। तो सही ऑप्शन क्या हमारा होगा? शुद्ध रूप कौन सा होगा? हतोत्साहित, हतोत्साहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123, अंतरंग का सही विलोम क्या है? तो अंतरंग का सही विलोम क्या होगा? बहुरंग, बहिरंग, सबरंग या कुरंग। अब देखिए, जब ऐसे ऑप्शन आते हैं तो ये तो समझ में आ गया कि सबरंग तो होगा नहीं, ये तो गलत है। कुरंग भी नहीं होगा, ये भी गलत है। लेकिन बहुरंग और बहिरंग में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुरंग होगा या बहिरंग होगा, क्योंकि दोनों काफ़ी मिलते जुलते से हैं। तो ऐसे शब्दों को जो मिलते जुलते से हैं उन पर अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? बहिरंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? नहीं पूछा है हमसे। अब राजा का विलोम क्या नहीं है? तो वो है सेना। रानी तो राजा का स्त्रीलिंग अगर निकालेंगे तो रानी तो है ही है राजा का। और रंग तो विलोम होता ही है ना। तो यहाँ पर राजा का जो नहीं होगा वो क्या है? सेना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न 125, निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम है? शाश्वत का विलोम अब यहाँ पे 2 दिए गए हैं और दोनों ही सही हैं। शाश्वत मतलब वो होता है कि जो अजर हो, अमर हो, जो कभी नष्ट ना हो सके, उसे कहते हैं शाश्वत। जैसे ईश्वर। और नश्वर मतलब होता है, यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिया, मृत्यु तो होगा नहीं, मृत्यु भी नहीं होगा, नश्वर और क्षणिक, है ना। तो यहाँ पर नश्वर और क्षणिक, अब अगर दोनों ही दिए गए हैं तब तो आप नश्वर लगा देंगे, और मान लीजिए क्षणिक दिया है तो भी सही होता है, क्योंकि नश्वर मतलब भी होता है कि ज़्यादा समय के लिए ना रहना, और क्षणिक मतलब भी होता है ज़्यादा समय के लिए ना रहना। तो इस प्रकार के प्रश्न में जिस प्रकार का उत्तर दिया रहेगा उस हिसाब से आप टिक लगाएंगे। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न की श्रृंखला आज हमने कंप्लीट कर ली। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे भी इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट लाती रहूँगी। और प्रमुख कवियों के जीवन परिचय को मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला है, उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।